हाय फ्रेंड्स, नागणेच्या माइंड मार्वल्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट पेपर है उसे सॉल्व कर रहे थे और अभी तक हमने कुछ क्वेश्चनों को छोड़कर लगभग 50 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चनों को हमने छोड़ा भी है जिनको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो लोक प्रशासन के स्टूडेंट है वैसे भी कम है। ठीक है, और जो आप वीडियो देखते हो वो भी सब्सक्राइब नहीं करते हो तो एक मोटिवेशन नहीं मिलता है। ठीक है, इसीलिए मैं लेट हो जाता हूँ। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने पढ़ी थी अपने भाई को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उस समय थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ा तो ये मन किया कि, और इसीलिए मैंने पहले वीडियो डालने शुरू किए थे लेकिन उन पे व्यूज़ नहीं आए तो फिर मैंने बीच में बंद कर दिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियो लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि पारंपरिक नौकरशाही प्रतिमान ने अपना महत्व खो दिया है। यानी जो पारंपरिक नौकरशाही प्रतिमान था, ठीक है, नौकरशाही का, उसने अपना महत्व खो दिया है। ठीक है, अब इसका कारण बताया है। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की बढ़ती भूमिका के कारण राज्य केंद्रित नौकरशाही के सिद्धांत लोक प्रशासन के आमूलचूल परिवर्तनों के समाधान करने में अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। यानी जो नौकरशाही का पारंपरिक जो प्रतिमान था उसमें था कि इसे कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। ठीक है, फिर राज्य सामाजिक कल्याण की भूमिका में आया, कल्याणकारी केंद्र की भूमिका में। तो जो प्राचीन प्रतिमान थे, ठीक है, नौकरशाही के, वो अपर्याप्त सिद्ध हुए। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी है। तो इसमें हमारा 51 नंबर क्वेश्चन में आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी थी? एकदम इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रैंक मेरिनी, यानी एनपीए के अगर नव लोक प्रशासन के हम विकास के जो कारण पढ़ते हैं उनमें 5 कारण आते हैं कि पहला है हनी प्रतिवेदन, हनी रिपोर्ट, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ठीक है, मिनोब्रुक सम्मेलन, फिर इसकी रचना आती है फ्रैंक मेरिनी की। एक आती है ड्वाइट वाल्डो की भी रचना आती है, लेकिन ड्वाइट वाल्डो की रचना ये नहीं है, उसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस। तो इसका हमारा आंसर होगा 4 नंबर। फिर है 53 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार के अवलोकन में शोधार्थी व्यवहार के अवलोकन और रिकॉर्डिंग के लिए स्पष्ट रूप से तैयार किए गए नियमों को नियोजित करता है? तो इसका आंसर होगा संरचित अवलोकन, यानी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है वो इसका सही आंसर होगा। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नीति कार्यान्वयन के टॉप डाउन मॉडल से संबंधित नहीं है पूछा है इसमें। ठीक है, और टॉप डाउन मॉडल, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का टॉप डाउन मॉडल है उससे कौन संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ब्रायन हॉगवुड। ये टॉप डाउन मॉडल से संबंधित न होकर डाउन टू टॉप मॉडल से संबंधित है, डाउन टू टॉप। ठीक है, यानी नीचे से ऊपर। और ये जो 3 है, लुइस गोन, माइकल लिप्स की, एरॉन वाइल्डवेस की, ये टॉप डाउन मॉडल से संबंधित है। तो 54 नंबर का है 2 नंबर आंसर। ठीक है, फिर है मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्प्रेरण सिद्धांत का संज्ञानात्मक उपागम, यानी जो आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है उसकी ये बताइए कि ये जो कॉग्निटिव अप्रोच है मोटिवेशन की उससे रिलेटेड है। तो ये बात एकदम सही है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही है। और फिर है सामाजिक आवश्यकता समान की, ठीक है, सामाजिक आवश्यकताएं, ठीक है, सोशल नीड्स,
सम्मान की आवश्यकताओं से, यानी जो एस्टीम नीड्स हैं उससे पहले होती है, तो ये कथन भी सही है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, ये आवश्यकता की पूर्ति के संदर्भ में मानव व्यवहार की व्याख्या करता है, आवश्यकता की पूर्ति में, ठीक है। टर्म्स ऑफ नीड इसी के बारे में दिया है, ठीक है, यही इसका नाम है। तो इसमें तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, यानी जो पहला ऑप्शन है 1 नंबर, ये इसका सही आंसर होगा। फिर है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है? विकास प्रशासन की, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की करेक्टर पूछे इसमें। तो पहला दे रखा है समय उन्मुख, परिवर्तन उन्मुख, तीसरा है गैर पारिस्थितिकी उन्मुख, और चौथा है ग्राहक उन्मुख। देखो इनमें जो विशेषताएं दे रखी है विकास प्रशासन की, वो एक थिंकर ने दी थी जिसका नाम है पाई पानिंदीकर, ठीक है, नाम आपने पढ़ा होगा, पाई पानिंदीकर, ठीक है। तो इसने ये विकास प्रशासन की 6 विशेषताएं बताई थी, ठीक है। उसमें से पहली है परिवर्तन अभिमुख, यानी परिवर्तन उन्मुख। फिर है परिणाम उन्मुख, नागरिक भागीदारी उन्मुख, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, ठीक है। फिर है ग्राहक अभिमुख और समय अभिमुख। तो ये पहली, दूसरी और चौथी, ठीक है, ये विकास प्रशासन की विशेषताएं हैं, ठीक है। और ये जो तीसरी है ये विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है और हमें पूछा है नहीं वाला, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, ठीक है। इसका सही आंसर है 56 नंबर का 3 नंबर, गैर पारिस्थितिकी उन्मुख, ये विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है। फिर है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तर्कसंगत नीति निर्माण मॉडल से संबंधित नहीं है? यानी जो रेशनल पॉलिसी मेकिंग मॉडल है उससे संबंधित कौन सा नहीं है? तो इसमें दे रखा है पहला, महत्व के क्रम में लक्ष्यों का पदानुक्रम, ठीक है, यह है। यानी देखो रेशनल, तर्कसंगत, आपको नीति निर्माण का मॉडल को ऐसा सोचना है जो तर्कसंगत हो। तो महत्व के क्रम में लक्ष्यों का पदानुक्रम होना चाहिए, ठीक है। यानी देखो आप इनमें अगर हिंदी वालों की दिक्कत क्या होती है कि ये जो हिंदी की जो भाषा है वो समझ में नहीं आती, अगर आप थोड़ा इंग्लिश में ऐसे देख लेते हो तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है, ठीक है। रैंकिंग ऑफ गोल्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। फिर दे रखा है लक्ष्यों की पहचान और निर्धारण, ये भी सही है। फिर है संतोषजनक नीति विकल्प का चयन, ठीक है। चौथा है नीति विकल्पों का लागत लाभ विश्लेषण, ठीक है, यानी कितनी लागत आती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। रेशनल ये बात कहता है, संतोषजनक वाली नहीं कहता है, ठीक है। ये तर्कसंगत, यहाँ पर नाम ही इसका रेशनल है, तो ये अल्टरनेटिव सेटिस्फाइंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर होना चाहिए 3 नंबर, ठीक है। इसका सही 3 नंबर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आपके जो प्रोफेसर हैं वो इसको सॉल्व करवाएंगे तो तभी आपको पता चलेगा, या जो आरपीएससी क्या मानती है। बाकी मेरी तरफ से इसका आंसर होगा 3 नंबर। फिर है 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कारणों में से किस कारण सरकार द्वारा घाटा वित्तपोषण का सहारा लिया जाता है? घाटा वित्तपोषण यानी देखो सरकार की जब, ठीक है, आय तो हो कम, ठीक है, इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, ठीक है, वे ज़्यादा हो, तो सरकार को घाटे का बजट बनाना पड़ता है, ठीक है, उसे घाटे का बजट बोलते हैं। लेकिन अब आय तो है कम और व्यय हुआ है ज़्यादा, तो इसकी पूर्ति तो गवर्नमेंट कहीं से करेगी, ठीक है। उसी के बारे में है ये प्रश्न।
यानी इसका पूछा ये सहारा क्यों लिया जाता है, किस कारण से लिया जाता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, विभिन्न मंत्रालयों के लिए बजट आवंटन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये बजट आवंटन बढ़ाने के लिए इसका घाटे का जो वित्त पोषण है उसका सहारा नहीं लिया जाता है। ठीक है, चयनित कार्यक्रमों में सरकारी व्यय बढ़ाने के लिए ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर तीसरा, राजस्व और व्यय बजट के बीच को अंतर को पूरा करने के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं, सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, ये भी नहीं हो सकता। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, जो घाटे का बजट है उसी का पर से नहीं है। ठीक है, क्यों बनाया जाता है। ठीक है, राजस्व हो गई इनकम। ठीक है, और यह है व्यय, तो इनके बीच में जो अंतर रहता है उसी को घाटे का बजट बोलते हैं, और इसी को पूरे करने के लिए जो वित्त पोषण है उसका सहारा लिया जाता है। सरकार आरबीआई से इसके लिए रुपए छपवा सकती है, या लोगों से उधार लेती है, या बाहर से ऋण ले सकती है। फिर 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो के अभिप्रेरणा के आवश्यकता पद सोपान से संबंधित नहीं है। ठीक है, आत्मसिद्धि ये है। ठीक है, 5वीं नंबर की है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम, ये देखो 2 तो इसमें आप ये तो पहले ही कट कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि जो पीछे प्रश्न पूछा गया उसी में दे रखा है। ठीक है, जो हमने 55-56 नंबर का साहित्य क्वेश्चन पढ़ा था उसमें वो दे रखा था कि जो सामाजिक आवश्यकताएं होती है समान की आवश्यकताओं से पहले होती है, तो यह होगा नहीं। सुरक्षा की आवश्यकता, अगर देखो इस लड़के ने ये आत्मसिद्धि वाला किया है। ठीक है, यह गलत है, यह है, इसका होगा सही आंसर आरोग्य घटक। ठीक है, सही आंसर होगा आरोग्य घटक, हर्ट्जबर्ग का सिद्धांत है ये। हाइजीन फैक्टर वाला। ठीक है, हाइजीन फैक्टर बताया था, एक ये मोटिवेटर फैक्टर, और ये हर्ट्जबर्ग का नाम देकर पहले पूछा भी गया है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखो इस पेपर में ऐसा होता है कि आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर तो ठीक है पेपर में ही मिल जाते हैं। छोटा सब्जेक्ट है तो अब की बार तो कम मिले है, बाकी जो पीछे का पेपर हुआ था उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपके पेपर में ही उसके आंसर दे रखे थे, बस आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए था। फिर है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यक्रमित निर्णय की विशेषता है। कार्यक्रमित निर्णय, देखो जो प्रोग्राम डिसीजन, हर्बर्ट साइमन है, जो साइमन ने सिद्धांत दिया था अपना, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग का, तो उसमें उसने जो निर्णय उसके 2 टाइप बताए थे, प्रोग्राम डिसीजन और अनप्रोग्राम डिसीजन। ठीक है, अकार्यक्रमित निर्णय। तो देखो इसमें ये अनुपम एवं विशिष्ट होता है। ठीक है, ये होगा नहीं, ये विशेषता है अकार्यक्रमित निर्णय की। ये नैतिक तथा पुनरावर्तिक होता है, ये विशेषता है इसकी। ठीक है, फिर ये व्यूनीतिक होता है, जो विशेष परिस्थितियों में लिया जाता है। ये विशेष परिस्थितियों में अकार्यक्रमित यानी अनप्रोग्राम डिसीजन लिया जाता है, तो ये इसका नहीं होगा। ये संगठन के दिन प्रतिदिन के परिचालन से संबंधित होता है, तो ये भी इसकी विशेषता है। जो 60 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 60 नंबर के क्वेश्चन में मेरे हिसाब से 2 और 4 दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नैतिक प्रकृति, यही रूटीन वर्क, यहाँ आप इंग्लिश में देखोगे इट इज रूटीन एंड रिपीटेटिव। ठीक है, कार्यक्रमित निर्णय, जो कार्यक्रमित निर्णय होते हैं वो अधीनस्थों द्वारा लिए जाते हैं। जैसे कोई भी फाइल कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे आगे जाएगी, उसकी सॉल्व करने की प्रोसेस क्या है। ठीक है, छुट्टी के लिए आवेदन देने की, ठीक है, एप्लीकेशन देने की, ठीक है, तो ये सभी टेंडर निकालने के लिए, तो इनकी प्रक्रिया क्या होती है, एक जैसी होती है, और ये कार्यक्रमित निर्णयों में आती है। तो जो रूटीन वर्क होता है वो
कार्यक्रमित निर्णय में आता है और यहाँ रूटीन की दो विशेषताएं दे रखी है। ठीक है, ये नैतिक रूटीन भी होता है और दिन प्रतिदिन, ये नैतिक और दिन प्रतिदिन वाला एक ही मतलब है इसका। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन होना चाहिए या तो डिलीट, ठीक है, या जिसने 2 और 4 भरे हैं, ठीक है, उन दोनों को इसका उत्तर माना जाएगा। फिर आप कमेंट में बता देना कि आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन के बारे में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है लोक नीति के कार्यात्मक विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बौद्धिकता, नीतिगत मामलों पर सूचनाएं किस प्रकार एकत्रित और संसाधित की जाती है। फिर दे रखा है समीक्षा का, नीति की सफलता और विफलता के आधार पर परिचालन। फिर दे रखा है निर्धारण, सामान्य नियम किसके द्वारा और कैसे आत्मसात या बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर है आह्वान, इन्वोकेशन, निर्धारित व्यवहार की विधि के शासन एवं कानून को लागू करने की मांगों के बीच सुसंगति। तो देखो सही बताऊं तो ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया। फंक्शनल एनालिसिस के बारे में पूछा है, पब्लिक पॉलिसी की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मुझे देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, 61 नंबर को छोड़ देते हैं। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति क्रियान्वयन की प्रशासनिक समस्या नहीं है। यानी नीति क्रियान्वयन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की समस्या पूछी है, प्रॉब्लम, उसकी कौन सी प्रॉब्लम नहीं है। समन्वय तथा सहयोग की कमी। ठीक है, ये अगर समन्वय तथा सहयोग की कमी, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये 1 नंबर नहीं हो सकता। पर्याप्त संस्थागत क्षमता की कमी, ठीक है, अगर कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, तो भी क्रियान्वयन नीति का सही तरीके से नहीं किया जा सकता। कार्मिकों तथा वित्तीय संसाधनों की कमी, ये तो पहली आवश्यकता है इसके लिए। प्रभावी नीति रचना की कमी, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखो इसमें दे रखा है, ठीक है, यहाँ क्रियान्वयन दे रखा है और यहाँ रचना यानी डिजाइन। तो ये तो जो फॉर्मुलेशन होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका 62 नंबर का आंसर होगा चौथा, 4 नंबर का। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कि सुशासन औपचारिक शासन के दायरे से बाहर जाकर लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को विस्तृत करने का एक प्रयास है सुशासन। ठीक है, ये बात सही है। जैसे आप अगर वो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट है, उसके आपने अगर वो पढ़े हैं, ठीक है, उसने 10 फैक्टर बताए थे गुड गवर्नेंस के। फिर है इसका कारण है, ये कार्य करने की चिंता से आगे बढ़कर कार्य सुनिश्चित करवाने की चिंता की ओर अग्रसर है। ये कार्य करने की चिंता से आगे बढ़कर कार्य सुनिश्चित करवाने की चिंता की ओर अग्रसर है, यानी सुशासन। तो इसमें सही तो दोनों लग रहे हैं। ठीक है, तो आपका देखो इसमें एक तो 2 नंबर और एक 3 नंबर, ये तो नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। सुशासन औपचारिक शासन के दायरे से बाहर जाकर लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को विस्तृत करने का एक प्रयास है, क्योंकि यह कार्य करने की चिंता से आगे बढ़कर कार्य सुनिश्चित करवाने की चिंता की ओर अग्रसर है। तो इसमें हमें सुशासन की विशेषताएं देखनी पड़ेगी। ठीक है,
तो देखो इसका होगा 4 नंबर मेरे हिसाब से। अब इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। ए आर कथन दोनों सही है, ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या है। देखो सुशासन, सुशासन कब आएगा, ठीक है, जब ये बोल रहा है कि कार्य करवाने की चिंता। कार्य तो करवाना ही है, इसकी तो चिंता है, कार्य करवाने की चिंता तो है, लेकिन इससे आगे बढ़कर कार्य सुनिश्चित करवाने की चिंता, यानी इसमें पक्का ही काम करवाना है, ठीक है, ये बात आती है। तो इसका आंसर होगा दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है, नौकरशाही के एकाधिकार की बुराइयों को कम करने के लिए विलियम ए निस्केनन ने निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं सुझाया है। इसने विलियम निष्कासन के जो, ठीक है, देखो ये प्रश्न है ना आपको कंफ्यूज करने वाला है। इसने पूछी है नौकरशाही के एकाधिकार, लेकिन ये जो थिंकर है विलियम ए निस्कासन, ये हम पढ़ते हैं एनपीएम में, ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें 3 अर्थशास्त्रियों के नाम आते हैं, गॉर्डन टुलाक, एंटोनी डाउन्स और विलियम निस्कानन, ठीक है। तो ये तीनों थे अर्थशास्त्री और इन्होंने नौकरशाही की बुराइयां की थी, ठीक है। विलियम निष्कासन ने तो कहा था कि एक श्रेष्ठतर सरकार होगी, यानी जो उच्च क्वालिटी की सरकार होगी वो एक लघुतर यानी छोटी सरकार होगी, ठीक है। इन्होंने जमकर इसकी बुराइयां की है नौकरशाही की, ठीक है, लेकिन ये नौकरशाही की जो हम वेबर की आलोचना पढ़ते हैं उनमें नहीं आता है, ये एनपीएम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें देखो पहली है लोक सेवा प्रदान करने में अधिक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ठीक है, ये बात बिल्कुल इन्होंने सही की है, ठीक है। तो ये हमें पूछा था नहीं है, तो ये तो पहला ऑप्शन होगा वो इसका गलत होगा, ठीक है, ये तो इसकी विशेषता है, ठीक है। ये नौकरशाही का एकाधिकार, हमें इसकी मोनोपोली ख़त्म करनी है नौकरशाही की, उसके लिए जो सुझाव है उनमें तो ये सुझाव था इसका, यानी आप लोक सेवा है इसकी जगह इनमें लोक सेवा जो प्रदान कर रहे हो इसमें कंपटीशन बढ़ाओ। फिर है प्रशासन में विशेषज्ञों को शामिल करो, ठीक है, ये भी है, ठीक है। अगर विशेषज्ञ होंगे तो जो जनता के काम है वो जल्दी होंगे। कार्यपालिका या विधायिका द्वारा नौकरशाही पर कठोर नियंत्रण, ठीक है। एक बार आगे वाला देखते हैं, अपव्यय को कम करने के लिए निजीकरण संविदा, इसका भी इन्होंने समर्थन किया। अगर आपको ये तीनों नहीं आ रहे हैं, ठीक है, विलियम निष्कासन के संदर्भ में, लेकिन आप एनपीएम के बारे में आपको पता है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। एनपीएम में निजीकरण और संविदा पर जोर दिया जाता है, ठीक है, कंपटीशन की भी बात आती है, ठीक है, यानी इसके कंपटीशन में और चीज़ें लाओ, ठीक है, नौकरशाही के कंपटीशन में, यानी जो कार्य नौकरशाही कर रही है वो कार्य अब पब्लिक को भी दो, ठीक है, और विशेषज्ञों को शामिल करना ये भी इसमें शामिल है, ये नहीं है इसका, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। तो इसका 64 नंबर का सही है 3 नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65 नंबर पे। सूचियां दे रखी है, सूची फर्स्ट में आपको शोध के प्रकार दे रखे हैं, ठीक है, और उसमें आपको आगे व्याख्या दे रखी है। तो इसमें देखो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, इसमें 3 नंबर होगा, ठीक है। यह हम ऐसे करके पढ़ नहीं पाएंगे और आपको भी इतनी व्याख्या देखने में मज़ा नहीं आता होगा, मुझसे तो आप लोग ज़्यादा विद्वान हो ही हो, ठीक है। बाकी जिनके गलत हुए हैं तो उनको कारण पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारा गलत क्यों हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ी डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी मुझे पता है कि मुझसे आप लोग ज़्यादा विद्वान हो, ठीक है। फिर वापस कथन कारण दे रखे हैं, वुडरो विल्सन लोक प्रशासन अध्ययन का संस्थापक पिता माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, ठीक है, यह कथन सही है। उसके निबंध ने लोक प्रशासन को एक पृथक एवं स्वतंत्र अध्ययन के विषय के रूप में चिन्हित किया, दोनों सही है।
और संस्थापक क्यों माना जाता है इसकी भी व्याख्या सही है। तो इसमें हमारा होगा दोनों कथन सही है और ये इसकी सही व्याख्या है। तो ये है हमारा 4 नंबर में सही व्याख्या है। ठीक है, तो जो 66 नंबर है उसका आंसर होगा 4 नंबर, चौथा ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक विकास में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। प्रशासनिक विकास, ठीक है, यहाँ देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ठीक है, एक तो चीज़ है प्रशासनिक विकास, ठीक है, और इसके जो पहले वाली चीज़ है वो है विकास प्रशासन। ठीक है, विकास प्रशासन। तो इसमें देख लेते हैं हम कौन सी क्या शामिल नहीं है, पूछा है प्रशासनिक विकास में कौन शामिल नहीं है। गतिशील संगठन और संसाधन प्रबंधन यानी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ये तो होना चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक विकास की ये विशेषता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। फिर है कार्योन्मुख लक्ष्योन्मुख प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, कार्योन्मुख लक्ष्योन्मुख प्रशासनिक व्यवस्था, देखो मेरे हिसाब से ये विशेषता है विकास प्रशासन की। ठीक है, ये जो विशेषता है ये विकास प्रशासन की है। फिर है आगे के और देख लेते हैं प्रशासनिक कार्मिकों का व्यवसायीकरण, ये भी प्रशासनिक विकास में आता है। ठीक है, फिर है नौकरशाही की नीतियों और कार्यक्रमों में मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा कार्योन्मुख लक्ष्योन्मुख प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, ये विकास प्रशासन की व्यवस्था ये विशेषता है, न कि प्रशासनिक विकास की। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन कारण देर के अभिप्रेरण सिद्धांत में मेस्लो के योगदान मानव आवश्यकताओं को मानव व्यवहार के आधार के रूप में लेते हुए मानव अभिप्रेरण के सरल सीधे विश्लेषण में निहित है। ठीक है, फिर देख रखा है मेस्लो ने महसूस किया कि अभिप्रेरण के सिद्धांत मुख्य रूप से शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और व्यक्तिगत विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को छोड़ देते हैं। ठीक है, यह देखो सरासर गलत है इतना। ठीक है, शारीरिक रूप पे भी ध्यान देते हैं और जो व्यक्तिगत विकास है, जो पहली इसने 5 बताई है, तो शारीरिक और सुरक्षा वाली वो व्यक्तिगत में आती है। ठीक है, ये जो नीचे की आवश्यकताएं हैं, ठीक है, शारीरिक से संबंधित 2 आवश्यकताएं हैं, पहली और दूसरी, और जो तीसरी चौथी और 5वीं है वो व्यक्तिगत विकास से संबंधित आवश्यकताएं होती है। तो ये कथन गलत है, तो ए तो सही है और ये कथन ही गलत है। ठीक है, तो इसमें होगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, इसमें 2 नंबर का ऑप्शन होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजन के संदर्भ में सही नहीं है। इसने देखो ये पूरा पेपर ही इन्होंने नेगेटिव बनाया है, नहीं है करके, और इसी में ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो प्रत्यायोजन के संदर्भ में पूछा है। ठीक है, सही देख लेते हैं हम। ये अधीनस्थों को मान्यता देता है। ठीक है, प्रत्यायोजन अधीनस्थों को मान्यता देता है। तो प्रत्यायोजन का मतलब ही ये है कि कुछ कार्य अधिकार सत्ता दायित्व अपने अधीनस्थों को सौंपा जाए। ठीक है, और ये हम अधीनस्थों को देते हैं तो उनको भी मान्यता मिलती है, तो ये तो सही है। ठीक है, हम देखो इसमें देख रहे हैं व्याख्या है। ठीक है, ये अधीनस्थों को कार्य संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, जब उनको आप अपना काम संभालोगे, ठीक है, अधीनस्थों को, तो उनमें उनको संतुष्टि तो ये संतुष्टि तो मिलती है कि जो हमारे अफसर हैं या साहब हैं उन्होंने मुझ पे विश्वास किया है। ठीक है, तो इससे उनको संतुष्टि तो कार्य संतुष्टि तो मिलती है। ठीक है, ये संगठन में निर्णय लेने को
निर्णय लेने को धीमा कर देता है। ठीक है, ये एक मिनट अगला वाला और देख लेते हैं। ये अधीनस्थों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। देखो ये भी विशेषता है। विशेषता कौन सी नहीं है? 3 नंबर की। ठीक है, निर्णय लेने को धीमा कर देता है। निर्णय लेने को ये धीमा नहीं करेगा। ठीक है, ये इसको बढ़ा देता है। अब देखो बढ़ाता कैसे है कि कोई भी अगर जो उच्च अधिकारी होते हैं, ठीक है, वो अपने अधीनस्थों को अपना कार्य सौंपते हैं, इसे ही प्रत्यायोजन बोलते हैं। तो उच्च अधिकारियों के पास में अगर काम कम रहेगा, वो अपना काम अधीनस्थों को सौंपेंगे तो बाकी के निर्णय वो जल्दी ले पाएंगे। ठीक है, अगर उच्च अधिकारी पूरा काम ही खुद ही करेंगे तो ठीक है, वो बाकी निर्णय लेने में उनको टाइम लगेगा। ठीक है, तो प्रत्यायोजन क्या करता है कि निर्णय लेने को धीमा नहीं करता है, ये तेज कर देता है। तो इसका हमारा आंसर होगा 3 नंबर। देखो नहीं ये पूछा था इसमें। ठीक है, प्रत्यायोजन की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, धीमा नहीं, यहाँ पर होगा तेज। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक व्यवस्था विचारधारा के आध्यात्मिक जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो एकदम इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये। ठीक है, बाकी आप 1 मिनट में अंदाज लगा लो कि क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है, ये आपको सीधा प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, बाकी तो इन्होंने ये प्रश्न आपको पता ही नहीं चला होगा कहाँ से बनाए हैं। बाकी मैं इस पे आप कमेंट में बताना कि इस पे जो क्या कट ऑफ रह सकती है। किसी ने मैसेज किया था कि इसी पे भी बनाए, लेकिन पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्या लगता है? ठीक है, थोड़ा आप आइडिया दोगे तो मैं बता पाऊँगा, और इसके लिए मुझे प्रीवियस पेपर भी देखने पड़ेंगे, तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, लेकिन आपका कमेंट आना ज़रूरी है कि आपके कितने क्या नंबर बन रहे हैं। ठीक है, आपको पेपर इजी लगा या सरल लगा, दोनों पेपर में से कौन सा आपको हार्ड लगा, कौन सा सरल लगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कुछ ऐसे अगर 15-20 के मेरे पास उत्तर आते हैं इस प्रकार के, ठीक है, तो बना पाऊँगा। ऐसे तो हवाबाजी में तो कोई मतलब रहेगा नहीं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरटेल मेयो के निम्नलिखित प्रयोगों को कालानुक्रम, ठीक है, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखो मानवीय संबंध और भावनाएं, प्रथम जांच है, और सामाजिक संगठन है, और प्रकाश व्यवस्था। देखो इसमें बी 2 जगह बी का पहले दे रखा है और 2 जगह डी का। ठीक है, तो इसमें से जो प्रकाश व्यवस्था है, ठीक है, ये इसने चलाया था 1924 से 27 तक। ठीक है, ये प्रयोग 1924 से 27 तक किए थे। हार्थोन प्रयोगों का जो हार्थोन में, ठीक है, प्रयोग किए थे, उनमें पहला प्रयोग प्रकाश का प्रयोग ही था। ठीक है, लेकिन अब बी वाला और बता देता हूँ मैं आपको कि प्रथम जांच, ठीक है, तो ये प्रथम जांच की थी उसने फर्स्ट इंक्वायरी 1923 में। ठीक है, और ये हार्थोन में नहीं की थी, ये इसने की थी फिलाडेल्फिया में। ठीक है, कोई कपड़े की मिल थी, उस पर वहाँ पर वो काम लगा, और पहला काम भी उसने वहीं पर एयरटेल मेयो ने शुरू किया था। ये हार्थोन वाले तो उसको बाद में लेकर गए थे। ठीक है, तो इसमें आप 2 ऑप्शन कट कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, डी वाला, तो डी वाला पहले नहीं होगा, पहले होगा जो बी वाला। ठीक है, फिर बी डी देखो दोनों में दे रखा है, फिर ए और सी। ठीक है, यानी 1 नंबर पे तो ये है। ठीक है, 2 नंबर पे हो गया हमारा ये प्रकाश प्रयोग। ठीक है, फिर तीसरा है, इसमें पहले सामाजिक संगठन आएगा या मानवीय संबंध और भावनाएं। 1 मिनट में पानी पी लेता हूं दोस्तों पहले। तो देखो हमारा 1 नंबर पे प्रथम जांच हो गया, 2 नंबर पर प्रकाश व्यवस्था,
तीसरी देख लेते हैं हम, मानव संबंध, विकास और भावनाएं। जो ये मानवीय संबंध और भावनाएं ये किससे रिलेटेड है, ये थी उसका जो उसने इंटरव्यू लिए थे, ठीक है। जो इंटरव्यू लिए थे उनसे संबंधित है ये भावनाएं, उनकी भावनाएं तभी उन्होंने जानी थी, ठीक है। तो ये इंटरव्यू उसने कब लिए थे, ये लिए थे 1928 से 32 के बीच में, ठीक है। फिर है सामाजिक संगठन, इसका और देख लेते हैं। तो सामाजिक संगठन, ठीक है, उसने देखो 3-4 नाम आपने पढ़े होंगे कि जो कर्मचारी थे, ठीक है, वो उन्होंने अपना एक अलग अनौपचारिक संगठन बना रखा था, ठीक है। जो मैनेजमेंट कहता था उससे वो कम काम करते थे, उसके लिए उन्होंने चीजलर, ठीक है, रेट बस्टर, स्क्विलर ऐसे शब्द भी रख रखे थे खुद पर, यानी जो ज़्यादा काम करेगा, जो प्रबंधन ने काम बताया है मैनेजमेंट ने, उससे जो ज़्यादा काम कर रहा है वो क्या है, रेट बस्टर, ठीक है। तो ये उससे संबंधित है। और उसका नाम था, उसने ऑब्जर्वेशन किया था, ठीक है, यानी जो श्रमिक थे उनका ऑब्जर्वेशन किया था, और ये इसने किया था 1931 से 32 के बीच में, ठीक है। और ये है 1923 में, ठीक है, और ये है हमारा 24 से 27 के बीच में, ठीक है। और जो पहला है ये 1928 से 31 का बीच में है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसमें ए पहले आएगा, ए और सी में कंफ्यूजन था, तो पहले ए आएगा बाद में आएगा सी, तो इसका सही आंसर होगा BDAC। प्रशासकीय कानून को अभिनव प्रवृत्ति की संज्ञा किसने दी है, ठीक है। फाड़िया में BL फाड़िया की जो बुक है उसमें साफ साफ लिखा हुआ था ये, विलियम ए रॉबिन्सन, ठीक है। बाकी इसका मुझे भी पता नहीं था, मैंने वो बुक ही देखी है, ठीक है। वो बुक ही एक बुक पढ़ी थी मैंने उसके लिए, तो उसमें ये मिल गया। बाकी स्टेटमेंट वाला जैसे ये पर्सन है ना, जो पहले वाला पर्सन था, ऐसे पर्सन बहुत हार्ड से होते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन नौकरशाही के वेबरियन मॉडल की आलोचना नहीं है, ठीक है। वेबरियन मॉडल की आलोचना कौन सी नहीं है, वेबरियन मॉडल को विभिन्न स्थानों और समयों के प्रशासन पर लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसने देखो आदर्श व्यवस्था थी नौकरशाही की, वे जो मैक्स वेबर था उसने एक आदर्श आइडियल फॉर्मेट दिया कि नौकरशाही ऐसी होनी चाहिए, लेकिन वो नौकरशाही जो उसने आदर्श प्रारूप दिया था वो सभी जगहों पर, ठीक है, और विभिन्न समयों पर, यानी जो मॉडल आज के 50 साल पहले उपयुक्त था वो आज नहीं है। तो सही जो विभिन्न टाइमलाइन है उस पर भी अप्लाई नहीं होता है, और जो विभिन्न स्थान है, ठीक है, जैसे विकसित देशों की अलग हैं और विकासशील देशों की अलग आवश्यकताएं, तो उस पर भी ये सही नहीं बैठेगा, तो आलोचना नहीं है। तो ये तो इसकी आलोचना हो चुकी है, ठीक है। फिर है सरकारी कार्य एवं निजी गतिविधियां वास्तव में अलग होती है। सरकारी कार्य, निजी गतिविधियां, ठीक है, निजी गतिविधियों से इसका नौकरशाही का क्या लेना देना है, ठीक है। फिर अगली देख लेते हैं एक बार, वेबरियन मॉडल गैर पश्चिमी वातावरण में प्रत्यारोपण के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, ये भी ठीक है। रिक्स ने, ठीक है, अगर आप फ्रेडरिक्स को आपने पढ़ा है तो ठीक है, उसी का यही निष्कर्ष निकल के आता है। इसमें आंतरिक विरोधाभास है, ठीक है, किसमें, नौकरशाही में, ठीक है। ये भी इसकी आलोचना है, ठीक है, कि आंतरिक विरोधाभास करके किसी ने बताई है, ठीक है। तो इसकी होनी चाहिए 2 नंबर, सरकारी कार्य निजी गतिविधियां वास्तव में अलग अलग है। देखो अगर जो लोक प्रशासन का पहला चरण था, ठीक है, राजनीति प्रशासनिक देवभाजन, ये जो 2 नंबर का स्टेटमेंट है उससे मिलता जुलता सा लगता है, ठीक है, मुझे तो राजनीतिक प्रशासन देवभाजन, ठीक है।
उससे मिलता जुलता लग रहा है मुझे तो ये, और बाकी आप कमेंट में बता देना इसका क्या हो सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत टेलर ने नहीं सुझाया था? प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम विकास, ये बताया था। सौहार्द के स्थान पर संघर्ष, देखो ये नहीं सुझाया था, इसका होगा 2। सौहार्द के स्थान पर संघर्ष, ठीक है, ये नहीं कहा था। उसने कहा था संघर्ष के स्थान पर सौहार्द, ठीक है। ये इसने यहाँ पर कथन को उल्टा लिख दिया है। अगर आपने इसे जल्दबाजी में पढ़ा है, ठीक है, तो गलत तो कर ही दिया होगा। और फिर अगर एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पर सौहार्द के स्थान पर संघर्ष है, लेकिन 4-5 के तो ऐसा हुआ ही है कि संघर्ष के स्थान पर सौहार्द, क्योंकि आपने यही पढ़ा है तो ऐसा देखते ही यही आता है, ठीक है। जैसे वो लिखते हैं ना गलत गतल करके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन बजट में समाहित नहीं है? ठीक है, तो इसमें पहला ये कार्रवाई के कई वैकल्पिक तरीके प्रदान करता है। देखो 75 नंबर क्वेश्चन, अगर आपको मेरे हिसाब से ये आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये कार्रवाई के कई वैकल्पिक तरीके प्रदान करता है, ये पूछा हमें निष्पादन बजट में समाहित नहीं है, ठीक है, परफॉर्मेंस बजट के बारे में। और ये जो पहला कथन दे रखा है वो है, एक बजट का प्रकार है पीपीबीएस, ठीक है, प्रोग्राम प्लानिंग बजट सिस्टम, ठीक है, ये विशेषता है इसकी, तो ये पहला होगा। बाकी वाले चाहे आप पढ़ो ही मत। फिर है 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ये किसने कहा था कि सिविल सेवा स्थायी वेतनभोगी और कुशल अधिकारियों का एक पेशेवर निकाय है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। बाकी स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, ये नौकरशाही की परिभाषा है, ठीक है, और ये परिभाषा दी थी हरमन फाइनर ने, ठीक है, ये फाइनर की परिभाषा है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर है फिफ्नर के अनुसार निम्न में से कौन सा स्टाफ सेवा का प्रकार नहीं है? सहायक स्टाफ, सामान्य स्टाफ, सलाहकार स्टाफ, तकनीकी स्टाफ, ठीक है। अगर आपने 11-12 वाली बुक देखी है तो ये क्वेश्चन वहीं से है, ठीक है, बाकी और में भी होगा। सलाहकार स्टाफ, ये इसका, ये फिफ्नर और जो फ्रेश तथ्य है उसने नहीं दिया था। फिर है बड़ी विविधता युक्त संरचना वाले जटिल लोक संगठन के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम उपयुक्त है? ठीक है, इस क्वेश्चन का देखो, ये मैं एक क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, एक मैंने पहले छोड़ा, एक ये, इसका आंसर आप बताओगे कमेंट में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से युग्म का सही मिलान नहीं है? ठीक है, साला, तो साला द प्रिज्मेटिक ब्यूरो, यानी जो संपार्श्वीय, देखो रिक्स ने कैसे बताया था, ठीक है, ये कोई प्रिज्म है, ठीक है, और ये कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, हमने यही पढ़ा है। फिर ये यहाँ से टकराती है तो ये 7 भागों में बंट जाती है, ठीक है, इस प्रकार से, तो ऐसे बंट जाती है। तो ये तो क्या हो गया, इसे तो बोलते हैं, ये बीच वाला, ये तो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ठीक है, और इसकी विशेषताओं के बारे में ही आपको पूछा है। तो देखो जो रिक्स है, फ्रेडरिक्स, ठीक है, उसी का यह क्वेश्चन है, और उसने समाज को देखो 3 भागों में बांटा था। पहले उसने 2 मॉडल दिए थे, एक तो इंडस्ट्रिया, एक
ये अग्रेरिया, ठीक है, यानी जो एक तो समाज है वो कृषि से जुड़ा हुआ है, एक इंडस्ट्री से, लेकिन फिर इसने दूसरा इसमें सुधार किया और बीच में एक दे दिया ये, यानी प्रिज्म बना के। अब देखो जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से निकलती है, ठीक है, तो इसको तो इसने कहा था संयोजित, ठीक है, ये कौन सा समाज है, संयोजित, ठीक है, और इसे कहा था संपार्श्वीय, जो प्रिज्म में है संपार्श्वीय, ठीक है, और इसे कहा था विवर्तित समाज, उसी से पूछा है, ठीक है। अब साला, तो साला प्रिज्मेटिक ब्यूरो, यानी जो संपार्श्वीय समाज है उसकी जो नौकरशाही है उसको उसने क्या कहा था, साला, ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर है विवर्तित। विवर्तित एक सामाजिक व्यवस्था जहां सभी संरचनाएं अत्यधिक बिखरी हुई है, ठीक है। विवर्तित, तो इसकी पूछिए ये कि यहाँ ये कौन सी सामाजिक व्यवस्था है जहाँ सभी संरचनाएं अत्यधिक बिखरी हुई है, ठीक है। इसे एक बार छोड़ते हैं, पहले आगे वाला देख देते हैं, बाजार कैंटीन, ठीक है, यानी बाजार कैंटीन किसको कहा था उसने, जो संपार्श्वीय समाज है, प्रिज्मेटिक समाज, उसकी आर्थिक व्यवस्था को कहा था, ठीक है। तो इसमें एक तो देखो 1 नंबर नहीं होगा, एक इसका 3 नंबर भी नहीं होगा। फिर बहुमानकवाद, पॉलीनॉर्मेटिव, ये किसकी विशेषता बताई थी, प्रिज्मेटिक समाज, इसी की, यानी देखो बहुमानकवाद का सीधा सा मतलब क्या है, दोगलापन, ठीक है। तो संपार्श्वीय समाज, जो समाज है हमारा, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत, इसको अगर पढ़ के आप हम भारत पे अप्लाई करते हैं ना, तो ये पूरा इसका एकदम सटीक बैठता है, ठीक है। इसने बताया था कि यहाँ पर जो नौकरशाही है उसको तो राजनीति करने का चस्का है और राजनीतिकों को अफसरशाही करने का है, ठीक है। व्यवस्थाएं हैं लेकिन उनमें घपलाबाजी भी होती है, भाई भतीजावाद भी होता है। अब देखो नौकरियों के लिए उसने क्या कहा था कि यहाँ व्यवस्था तो कौन सी है, योग्यता आधारित, लेकिन भाई भतीजावाद भी होता है, ठीक है, और ये होता है। तो ये भी दोगलापन, यानी दोगलापन है यहाँ पर, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसकी कौन सी होगी, विवर्तित, यानी विवर्तित एक सामाजिक व्यवस्था जहाँ सभी संरचनाएं अत्यधिक बिखरी हुई होती है, वो ठीक है, विवर्तित में नहीं होती है, बिखरी हुई नहीं होती है, विवर्तित में होती है विशिष्ट, यानी हर जो सामाजिक संरचना है वो अपना एक अलग काम करती है, विशिष्ट काम करती हुई, और बिखरी हुई कहाँ होती है, वो होती है संयोजित में, ठीक है। डिफ्यूज, जो डिफ्यूज सोसाइटी है उसमें बिखरी हुई होती है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, ठीक है, 79 का। फिर है आप 80 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। उससे पहले मैं देखो कुछ बातें बताता हूँ आपको कि जो हम आगे एक वीडियो और बनाना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है, उसमें सीधे आंसर बताएं या इसी प्रकार डिस्कस करें, ठीक है। ये आप कमेंट में ज़रूर बता देना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो करना ही है, ठीक है। बाकी जैसे ये मैं आज वीडियो बनाया है मैंने, ठीक है, बनाना रात को चाहता था लेकिन हो नहीं पाया। इस पे मेन बनाने का कारण यही रहा है कि 10-11 सब्सक्राइब बढ़े हैं, ठीक है, तभी मुझे मोटिवेशन आया है। बाकी आप देख लेते हैं, और कोई अगर 2-3 ही सब्सक्राइब आते हैं तो मैं ये वीडियो बनाता, लेकिन 5-6 दिन बाद में, ठीक है, जब मुझे टाइम मिलता। अब मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाने के लिए ये टाइम निकाला है, और अगर सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो ये मुझे ज़्यादा जल्दी काम करना पड़ेगा इस पे, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं 80 नंबर का। निम्नलिखित में से विद्वानों व उनकी पुस्तकों का कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है,
ठीक है, सही सुमेलित नहीं है पूछा है हमें। तो अगर हमें एक दो बुक का नाम याद है तो ये क्वेश्चन शायद हो सकता था। देखो, लुसियन पाई प्रशासनिक सुधार, फ्रेडरिक्स फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी यह तो सही है। देखो यहाँ आपकी बार सही सुमेलित पूछा है हमें, ठीक है। फ्रेडरिक्स की ये बुक है और ये इसने लिखी थी 1990 में, ठीक है। तो ये हम एक बार देखो आप कैसे कर सकते थे, इसमें बी सही है तो बी वाला ऑप्शन तो होगा, ठीक है। बी इसमें है और इसमें यहाँ दो में नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए आपके, ठीक है। ए तो आपको देखना ही नहीं है, लुसियन पाई, ठीक है। लुसियन पाई की प्रशासनिक सुधार नहीं है। फिर तीसरा दे रखा है गेराल्ड केडेन, ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो बुक है ना यहाँ पर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये देखो इसमें भी इसने कुछ गलत किया है। यहाँ पर देखो अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो इसमें दे रखा है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पर इसने ये पॉलिटिकल नाम ये खा गया, ठीक है। जिसने इंग्लिश में नहीं दिखा वो उनका गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये बुक देर होगी जो यहाँ पर लुसियन पाई है, ठीक है, उसकी बुक है ये जो 3 नंबर में दे रखी है। और जो ये प्रशासनिक सुधार नाम की बुक है, अब ठीक है, बाकी और ने भी लिखी होगी इस नाम की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इस नाम से भारत के प्रधानमंत्री थे एक मोरारजी देसाई, उन्होंने भी लिखी थी, ठीक है, मोरारजी देसाई ने। और ये बुक लिखने का उनको इतना नॉलेज कब हो गया होगा, ठीक है, इतना ज्ञानी वो कब बन गए होंगे। तो आपने पढ़ा फर्स्ट ARC में, उस जो फर्स्ट ARC थी, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे ये मोरारजी देसाई, ठीक है। तो उन्होंने इतना अध्ययन किया तो उनको एक बुक लिखने का जितना नॉलेज आ गया, और उन्होंने बुक लिखी थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक है। तो ये नहीं होगा। अब देखो इसमें कौन सा होगा, इन दो में से होना है, ठीक है। फिर डी और देख लेते हैं, माइकल क्रोजियर द ब्यूरोक्रेट फिनोनिमा, ये सही है। तो इसमें होगा बी और डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो ये वीडियो बहुत लंबा बन गया है, अगर मैं ज़्यादा लंबा बनाऊंगा तो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट अगले वीडियो में, और क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करें या फटाफट आपको उत्तर बता दिए जाएं, ठीक है। वो कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं तो जैसे मैं ये करवा रहा हूँ वैसे ही करवाऊँगा, ठीक है। अब देखो ये 52 मिनट का वीडियो बन गया, लेकिन क्वेश्चन हुए हैं अभी तक 30 ही, ठीक है, और उनमें भी 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे। तो आप बता देना कि फटाफट उत्तर बताना है या फिर इसी प्रकार डिस्कस करें। धन्यवाद।